हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीपीएससी का जो पेपर हुआ था। ये पिछला पेपर है और ये रियल क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं यहाँ पर। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा कई बार देखा गया है, जितना भी 2.0 1.0 में हुए हैं क्वेश्चन, उनमें से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। तो अगर आप इसको देख लेते हैं तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो आपकी अगली एग्जाम यानी कि 3.0 और 4.0 के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले भी हमने 2.0 करवा दिया है इसके बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं 2.0 के, और अभी भी करवा ही रहे हैं। ये पार्ट भी है इसका। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जैसे नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। फ्रेंड्स देखो, आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो देखो, हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है और राष्ट्रभाषा और राजभाषा में हम अंतर नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखो राष्ट्रभाषा की बात कर रहा है। पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। हिंदी नहीं है राष्ट्रभाषा, संस्कृत भी राष्ट्रभाषा नहीं है और अंग्रेजी भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो यहाँ पर कोई नहीं सही, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाए, ई वाला उपरयुक्त में से कोई नहीं। अब आप कहेंगे फिर सही कौन सा होना चाहिए। तो इसमें देखो, यहाँ पर कहा जा रहा है कि राष्ट्रभाषा, जबकि राष्ट्रभाषा कुछ भी नहीं होती है। राष्ट्रभाषा की बजाय होना चाहिए था कौन सी, राजभाषा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये राजभाषा होती है, राष्ट्रभाषा कोई भाषा नहीं होती है। तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कोई सही नहीं है। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है इसमें। सेकंड में कहा जा रहा है, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी, यानी कि भारतीय जो कैबिनेट बनी थी पहली बार, उसमें पहली महिला कौन थी सम्मिलित होने वाली। देखो, हमने बताया था जब पहली और प्रथम आ जाता है तो अपने आप में ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इन पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, कह रहे कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, यानी कि जो स्वतंत्र पार्टी थी इसकी स्थापना करी थी, किसने करी थी। ये कह रहा था सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर 1 कर। तो फ्रेंड्स अगर आपने सी यहाँ पर देखा होगा, सी राजगोपाली हमेशा लिखा रहता है, सी राजगोपालाचारी। अगर आपको पता है तो सी का फुल फॉर्म क्या होता है बताने की कोशिश करें, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। सी का पूरा नाम क्या है, तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला। अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है इसमें थोड़ा छोटा करता हूं आपको दिखाने के लिए। इसमें कहा जा रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है, यानी कि बोला जा रहा है कि कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो इसका देखो, नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना, ये भी बात सही है, और सम्मिलित नहीं है की बात कर रहा है। अगला है, कह रहा है कि विभिन्न संस्कृतियों की विशिष्टताओं को छोड़े बिना संयुक्त सामाजिक जीवन, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही कहा जा रहा है। और अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला ऑप्शन क्या बोलता है, सी नंबर। सी में कह रहा है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, नहीं ऐसा भी नहीं है, हमें राजनीतिक अभिव्यक्ति की आजादी भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है फिफ्थ वाले पे, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था, यानी कि कब इसको अंगीकृत कराया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 26 नवंबर 1949 को, ये सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1900 इसको लागू हुआ था 1950 को। ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट देखो, 6 क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है 6 क्वेश्चन में, इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे, यानी कि जो उपाध्यक्ष थे संविधान सभा में वो कौन बनाए गए थे। तो ये थे एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है 7th नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है 7th में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर कई सारी चीजें पूछ लेता है, कई बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो संविधान निर्माण में जो जो चीजें
किसी अन्य देश से ली गई हैं उनके भी बारे में आपको याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है अगली बार क्वेश्चन घुमा करके ऐसा भी पूछ ले। अगला देखो नेक्स्ट 8वां नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 8वें नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है। यानी कि राज्य चुनाव आयोग की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, पहला नंबर सही हो जाएगा। ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मुद्दा भी ये चल रहा है, तो इस वक्त ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा? 73वां जो किया गया था वो था राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, और 9 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है यहाँ पर कह रहा है कि भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी कि चुनाव के संबंध में बात हो रही है और कौन सा सही है। तो देखो सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये बात भी सही है, और बहुदलीय व्यवस्था भी है, ये भी सही है क्योंकि एक दल नहीं होता, कई सारे दल होते हैं, और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग भी है। तो ऑप्शन सी भी सही उत्तर हो जाएगा। ए, बी और सी सही है, तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक उपरयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 10वां नंबर है, और 10वां नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या करें? असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो जो असत्य कथन है उसको बताना है। तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में हुआ था, आयोजित हुआ था, ये बात सही है क्योंकि पहला आम चुनाव जो हुआ था 1951 से 1952 तक चला हुआ था। यानी कि ये अक्टूबर से शुरू हुआ था और फरवरी तक गया था, फरवरी 1952 तक। ये तो सही हो जाएगा। अगला देखो इसका ऑप्शन क्या बोलता है, बी नंबर पे देखते हैं, और बी में कह रहा है स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मत पत्रों का उपयोग हो रहा है, ये भी सही कहा जा रहा है। और कह रहा है कि 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मत पत्रों से मतदान की व्यवस्था के विस्थापन की शुरुआत हुई, ये बात भी सही है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इस हिसाब से जब तीनों सही हो जाते तो हम कह देते हैं, और देखो यहाँ पर ध्यान से देना, हम गलती यही कर जाते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि असत्य की पहचान करना है, जबकि हमारे लिए ये भी सत्य निकला, ये भी सत्य निकला, बताना असत्य था, और ये सी वाला भी हमारे लिए सत्य निकला, ये भी। तो इनमें से कोई नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी हमें असत्य नहीं मिला, सारे सत्य मिले, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, उपरयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखो 11वां नंबर। 11वां नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है। और परमादेश से संबंध किसका है? तो न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। तो यही कह रहा है कि परमादेश जो है यही होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हमारा हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा होगा 12वां नंबर। तो देखो इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 फर्स्ट संबंधित है। देखो अनुच्छेद से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपको अनुच्छेद भी आने चाहिए। तो 324 का फर्स्ट जो अनुच्छेद है किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका निर्वाचन आयोग से, ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। वही नेक्स्ट 13 नंबर की बात करते हैं। इसमें लिखा है संघ सूची के विषय में संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखो असत्य पूछा है, कितना घुमाने की कोशिश करिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, असत्य वाला हमें बताना है। तो देखो इसमें से अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है कि संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। तो ये बात भी सही कही जा रही है। और एक क्या बोला जा रहा है, पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है और इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। तो ये बात भी सही कही जा रही है, जबकि हमें क्या बताना है? असत्य। तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। और अगला सी को देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें कह रहा है कि संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है, ये भी सही है, लेकिन हमें बताना था गलत, तो हमें कोई गलत नहीं मिला, सारे सही मिले। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 14वां नंबर क्वेश्चन है, और इसमें क्या है, किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना था? पहली, जब कभी हमने बताया था, कई बार बताया कि पहली और प्रथम आ जाता है, अपने आप में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हो जाता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए था। तो पहली की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरला में, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि केरल जो है, केरल के इस वक्त मुख्यमंत्री कौन है?
अगर आपको पता है कि सीएम कौन है केरल के प्रेजेंट टाइम में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और देखते हैं किसका जवाब सही आता है। और जो सबसे पहले आंसर देगा और सही आंसर देगा, ठीक है, तो हम उसको जरूर रिप्लाई कुछ ना कुछ देंगे। जो भी आंसर आप लोग देंगे हम रिप्लाई जरूर देंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब 15वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ गया 15वां, ये है। इसमें कहा जा रहा है 15वां नंबर क्वेश्चन पे कि आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो, सत्य है, सत्य कथन बताना है, तो यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है, तो ये भी सही बात बोली जा रही है। और दूसरा ऑप्शन में क्या बोलता है, इसमें कह रहा है कि यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है, तो ये बात भी सही कही जा रही है। वहीं पर है कि यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है, तो ये भी बात सही कही जा रही है। जब एक से ज्यादा सही हो जाते हैं तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा लगाते हैं, ऑप्शन डी, यानी कि उपरयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर इसका हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो जो कथन है इस पर हमें विचार करना है और बताना क्या है, गलत वाले कथन बताना है, क्योंकि हम कई बार जल्दबाजी में पढ़ जाते हैं क्वेश्चन को। विचार कीजिए और हम तुरंत ऑप्शन पढ़ना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हम पहला देखते हैं पहले ही हमको सही दिख जाता है, सही करके चले आते हैं और वो गलत हो जाता है। यहाँ पर गलत ऑप्शन बताना है, सही वाला बिल्कुल भी नहीं बताना है, ठीक है। आगे देखो, तो इसमें क्या है, यह मॉडल विकास के USSR मॉडल से प्रेरित है, तो ये बात सही बोली जा रही है, जबकि हमें गलत बताना था। अगला बी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, और इसमें कहा जा रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया गया था, और ये बात भी बिल्कुल सही बोली जा रही है, तो ये भी सही हो जाएगा। अब हमें बताना था गलत, तो अगला देखो, PC महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे, ये गलत है, तो हमें गलत ही बताना था, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। जब ये सी सही गलत हो जाएगा तो हमारा यही वाला हम सही भी कह देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें गलत ही बताना था, तो ऑप्शन सी उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है देखो, संविधान के अनुसार संघीय विधायी न्यायिक को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका संसद, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केवल लोकसभा केवल राज्यसभा नहीं दिया है, लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं, संसद हो जाएगी, तो ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जो 18 नंबर है, इसमें है कि निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है। देखो, आपने ध्यान दिया होगा कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जो एक ही टॉपिक से उठाकर चले आते हैं। जैसे मैं आपको पिछला क्वेश्चन अभी दिखा देता हूँ जो करवाया, देखो इसमें भी क्या था, संविधान के अनुसार, ठीक है, और इसमें भी देखो संसद के अंतर्गत, मतलब चैप्टर वही है और उसी से क्वेश्चन को घुमाया फिराया जा रहा है, ठीक है। तो देखो, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है, तो संसद में कौन कौन से हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों ही मिलकर संसद बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपरयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 19वां नंबर क्वेश्चन है, और 19वां पे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब की बार हमें सही बताना है, 1990 के पश्चात बोला जा रहा है। अब देखो इसका सही उत्तर, पहले देखो, यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है, तो ये बात भी सही है। और अगला, यह गठबंधन सरकारों का युग है, तो ये बात भी सही है। और वहीं अगर तीसरा नंबर की बात करते हैं सी वाले में, तो ये कह रहा है कि यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है, तो ये बात भी सही है। जब ए और बी और सी सही हो जाएंगे तो हम कहेंगे ऑप्शन डी होगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 20वां नंबर है, और 20वां नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, इस पे विषय कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है। तो अन्य पिछड़े वर्गों की बात हो रही है, और बढ़ावा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है अनुच्छेद नंबर 340, ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर अनुच्छेद से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक बार अनुच्छेद जो है ये जरूर देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे रिपीट होने के चांसेस बने ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 21वां नंबर, इसमें है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है। यानी कि भारतीय संविधान में जब संशोधन किया जाता है तो इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, तो ये राष्ट्रपति शामिल होते हैं और संसद शामिल होते हैं। तो ए और बी, यानी कि जब एक से ज्यादा सही हो जाता है तो हम कहते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा, उपरयुक्त में से एक से अधिक,
ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अब आपके अगर दो सही हो जाते हैं तो ए और बी या बी और सी, तो अब तीसरा जो रह जाता है उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्ट लगा देना है ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला ही लगा देना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है 22 नंबर क्वेश्चन पे, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई राज्यपाल जैसे यूपी का है तो वो एमपी का भी राज्यपाल बन जाए? तो ये ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है या नहीं? तो देखो, अगर सच में इसको देखा जाए तो ये हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता कि ये राज्यपाल यहाँ भी बना दिए गए और यूपी भी बना दिए गए, एमपी भी बना दिए गए, हमेशा के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई यूपी का है, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यूपी का कोई भी एक स्टेट ले लो, किसी स्टेट का कोई राज्यपाल है, वो दूसरे स्टेट का राज्यपाल बनाया जा सकता है, लेकिन अस्थायी तौर पर बनाया जा सकता है, कुछ महीनों के लिए बनाया जा सकता है, कुछ समय के लिए, जब तक वहां पर राज्यपाल उपस्थित नहीं होते हैं या कोई राज्यपाल नहीं नियुक्त हो जाते हैं। समझ गए? तो ये अस्थायी तौर पर ही मात्र उसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि हमेशा के लिए उसको कर दें। समझ गए होंगे आप? तो राज्यपाल अस्थायी तौर पर कर सकते हैं। हाँ, सही बात है कि दो दो राज्यों का काम देख सकता है वो। अगला देखो, नेक्स्ट 23। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का उल्लेख है, यानी कि जो समवर्ती सूची का उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 24वां नंबर क्वेश्चन है, और 24वां नंबर पे कहा जा रहा है, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है, यानी कि इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उसको विरोध नहीं कर सकते हैं, या उसको हम किसी तरह से रोक नहीं सकते हैं। किस आधार पर नहीं रोक सकते हैं? तो इसमें से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें है कि जाति या लिंग के आधार पर हम किसी को नहीं वोट देने से मना कर सकते हैं, तो ये बात सही बोली जा रही। आस्था से नहीं रोक सकते कि भाई इस मंदिर का पुजारी या इसका है या इस धर्म को मानने वाला है, तो भी हम उसको नहीं रोक सकते हैं। और अगला यहाँ पर देखो, संपत्ति से, यानी कि ए बी, और संपत्ति का मतलब कोई अगर अमीर आदमी है तो उसको भी वोट देने का अधिकार है, तो ऐसा नहीं उसको हटा दिया जाए, रोक लगा दी जाए, तो ये भी सही है। तो सबके हिसाब से ए बी और सी तीनों लागू होते हैं। तो जब 3 सही हो जाएंगे तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक सही उत्तर इसका हो जाएगा। वही नेक्स्ट देखते हैं 25वां नंबर का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बीच बीच में वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर 25वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो नियुक्ति करते हैं, किसकी करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, चीफ जस्टिस, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के, यानी कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उसकी भी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए और बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर हम सी की बात करते हैं तो सी वाले ऑप्शन, इसमें कहा जा रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो देखो, इसकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन की ये करते हैं राज्यपाल, तो ये राज्यपाल इसका सही उत्तर हो। सही उत्तर क्या? राज्यपाल ही इसकी नियुक्ति करते हैं राज्य निर्वाचन की। और हमसे क्या पूछा गया था कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन जब ए और बी सही हो जाएंगे, ये दोनों ही, तो हमें सी वाला पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हमें ऑप्शन लगा देना है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी सही उत्तर इसका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लिखते हैं यहीं तक, और क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है तो इस वजह से वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, और इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे 26 नंबर, इनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा अगला पार्ट आने वाला होगा। तो जब तक रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप चेक कर लेना एक बार, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो यहीं से आप क्लिक करके डायरेक्ट अगले पार्ट में पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हमने 1.0 को जितने भी पेपर अब तक हुए हैं कंप्लीट हमने सॉल्व करवा दिया है, क्योंकि बहुत बार देखा गया कि 1.0 के रिपीट क्वेश्चन हुए हैं 2.0 में, तो वैसे ही आपकी तैयारी हो सकती है बहुत बेहतर। हमने सारे के सारे प्रीवियस जितने भी बीपीएससी के हुए हैं करवा दिया है, 1.0 के करवा दिए हैं, तो लिंक दे दूंगा एक वीडियो की, बाकी आप वहां से देख लेना, ठीक है। या आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर हमने प्लेलिस्ट बना दी है अलग से, बिहार पिछला पेपर के नाम से, बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से, तो आप वहां से देख लेना। और वहीं पर 2.0 के जितने भी पेपर हुए हैं वो हम लगातार करा रहे हैं, और ये भी यहाँ पर क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो बहुत सारे पार्ट हम करवा भी चुके हैं, और इसके आगे और भी हम क्वेश्चन करवाते रहेंगे, क्योंकि जब तक सारे पेपर नहीं करवा देंगे तब तक हम इसके पार्ट्स आगे लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा, और अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको सच में कुछ सीखने को मिलता है तो आप कमेंट करके अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप में से लोग ऐसे कमेंट करते हैं
और हमें हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टाइम से आपके पास पहुंचती रहें और आप अपडेट होते रहें, एक कदम आगे बने रहें। तो उम्मीद है चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाइक नहीं करते हैं, एक सिर्फ लाइक पर आपको दबा देना है, क्लिक कर देना है, 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है। तो उम्मीद है आपने ये कर दिया होगा। तो अगर किसी कोई समस्या है या कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके साथ हमने मैथ के भी कई सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के करवा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर लेना और देख लेना, क्योंकि इसके नीचे लिंक कई सारी टाइप की मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ये भी आपको एक बार लिंक के नीचे आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको सारी वीडियो जो जो हो सकेंगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको कहीं घूमना नहीं पड़ेगा, क्लिक करते ही डायरेक्ट आपके सामने वो वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।